हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं इसी बात से जो कि अभी आपने जिस तरीके से देखा भी, मकबूजा कश्मीर के बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी 92 बरस की उम्र में कल इंतकाल कर गए और भारतीय ज़ेरे हिरासत उनका ये इंतकाल हुआ है, जिस पर बहुत ही अफसोस का इजहार किया जा रहा है। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी जज्बा हुर्रियत से सरशार होकर गुजारी और मसला कश्मीर उठाने पर दर्जनों बार उनको गिरफ्तार भी किया गया। 1987 से तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उन्होंने ख़ुद को वक्फ़ कर दिया, अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी इस मकसद के लिए, और वो ख़ुद को पाकिस्तानी कहा करते थे। उनका मशहूर नारा था कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। इसके अलावा ज़बान ज़दियाम रहता था जब वो असीरी के दौरान कहा करते थे कि एक अली गिलानी के कत्ल हो जाने के बाद कश्मीर का एक एक जवान गिलानी बनकर आएगा तो उस वक्त तक आज़ादी की जंग लड़ेगा, जब तक जो कश्मीर है उसका आखिरी भारतीय फ़ौजी वहाँ से निकल नहीं जाता। सैयद अली गिलानी की इस गरजदार आवाज़ से भारत इतना खौफज़दा था कि उनके इंतकाल के बाद भी भारत का खौफ हमें लगता है कि ख़त्म नहीं हुआ है, और भारतीय फोर्सेस ने लोगों को सैयद अली गिलानी की नमाज जनाजा में शिरकत करने से रोकने के लिए मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया है और उनकी मैयत अहले खाना से छीन कर रात की तारीकी में ज़बरदस्ती उसकी तदफीन की गई। वादी में इंटरनेट समेत तमाम मवासलाती राब्ते भी इत्तलात के मुताबिक आज मुनक़ता है, और दूसरी तरफ आज पाकिस्तान में सरकारी सतह पर यौम सोग मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के ऐलान पर कौमी परचम सरनिगू रहा और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई है। सदर मुमलिकत समेत सदर आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उन सब ने उन गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत की। हम बात करेंगे इसी सिलसिले में सबसे पहले प्रोग्राम में अली गिलानी साहब के तर्जुमान अब्दुल्ला गिलानी साहब। अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आज यकीनन बात इसी बारे में हो रही है कि जो रेजिस्टेंस का पैगाम सैयद अली गिलानी साहब छोड़ कर गए, हम चाहेंगे कि उसी के ऊपर आप जो है वो रोशनी डालें कि किस तरह से वो पुरअज़्म रहे और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपकी नाज़रीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक सैयद अली गिलानी साहब की जद्दोजहद का ताल्लुक है, ये एक जहद मुसलसल रहा है और ये आज का नहीं है। 1951 से मुसलसल वो कश्मीर के हक़ खुद इरादियत की तहरीक के लिए जद्दोजहद करते आए हैं और उनके मौक़िफ़ में किसी किस्म की आज तक कोई कमज़ोरी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका मौक़िफ़ से डटे रहना उनको एक इम्तियाजी हैसियत जो है दिलाता है कश्मीर की तहरीक के अंदर। कश्मीर में जो क़यादत है, क़यादत के अंदर और कश्मीर की तहरीक के अंदर उनको अपने मौक़िफ़ पर डटे रहना, कोई भी तरकीब जो है दुश्मन की, हिंदुस्तान की तरफ से, चाहे वो लालच हो, चाहे वो ओहदा हो, चाहे वो जुल्म और जबर के हथकंडे हो, कोई चीज सैयद अली गिलानी के अज़्म समीम को जो है तोड़ नहीं सकी आज तक। हिंदुस्तान ने काफी कोशिश की है। सैयद अली गिलानी ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा पहले तो हिंदुस्तान के जेलों में और टार्चर सेलों में गुजारा है। उसके बाद आप ये देखिए कि इस उम्र में, जहाँ पे वो 92 वर्ष की उनकी उम्र है, गुज़श्ता 11 साल से उनको अपने घर में मुसलसल कैद किए हुए थे। और आप पता है कि ये जो घर है उनका, इसको एक नोटिफिकेशन के जरिए सब जेल करार दिया गया था और सैयद अली गिलानी को कैद किया गया था। और उनकी जो कल रहलत यहाँ पे हुई, इसी वजह से हम उनकी इस रहलत को एक जुडिशल मर्डर समझते हैं। हम अंडर डिटेंशन उनकी इस रहलत को समझते हैं, अंडर डिटेंशन उनकी रहलत हुई, उनकी फौतगी हुई है और इसको जुडिशल मर्डर के तौर पे हम ताबीर करते हैं। और दूसरी बात आपने फरमाई कि आप देखिए कि उनका सैयद अली गिलानी साहब ने हमेशा से, आपने खुद अपने इंट्रो में फरमाया अभी, गिलानी साहब हमेशा कहा करते थे कि अगर एक सैयद अली गिलानी को हिंदुस्तान पाबंद सलासल करता है या एक सैयद अली गिलानी को हिंदुस्तान रास्ते से हटाता है
तो कश्मीर का हर बच्चा सैयद अली गिलानी बनकर उभरेगा। कश्मीर का हर बच्चा सैयद अली गिलानी बनेगा। और ये एक हकीकत है। सैयद अली गिलानी साहब ने अपने पीछे कई जनरेशंस जो है उनकी तरबियत की है, और उनको सैयद अली गिलानी की तरबियत में जो 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 उनके जद्दोजहद में जो आज आप कश्मीर के अंदर इस तहरीक के अंदर एक तसलसल देख रहे हैं, वो यही हमारे बुजुर्गों की जो है तरबियत है। उन्हीं की गाइडेंस के अंदर हम चलते रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता 74 साल से एक तसलसल के साथ ये तहरीक चली आ रही है। आज तक इस तहरीक में किसी किस्म की कोई रुकावट, कोई कमजोरी, कोई लचक नहीं आई। हिंदुस्तान ने कितनी कोशिश की है। सैयद अली गिलानी साहब फरमाया करते थे कि हिंदुस्तान अगर हमारी कश्मीर की सड़कों को तारकोल के बजाय इनके ऊपर सोना बिछा दे, फिर भी हिंदुस्तान ये समझ ले कि हम अपने हक खुद इरादियत की जद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगे। बिल्कुल गिलानी साहब, और हमने उनका ये भी पैगाम देखा कि जब वो उन्होंने मुखातिब किया भारतीय फौजियों को और कहा कि दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। अब्दुल्ला गिलानी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से आप अब्दुल्ला साहब की बात सुन रहे थे। यकीनन सैयद अली गिलानी साहब ने अपनी जिद्दोजहद से, रेजिस्टेंस के हवाले से एक बहुत बड़ी मिसाल जो है वो दुनिया के सामने छोड़ कर गए हैं। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, जब वापस आएंगे तो हम मुल्की सियासी मामलात पर बात करेंगे और सियासी रहनुमा हमारे साथ होंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात कर लेते हैं सियासी मामलात पर। इनमें एक तो ये है कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज शहबाज शरीफ की जो कौमी हुकूमत के हवाले से जो तजवीज़ कहें या ख्वाहिश कहें वो आई थी सामने, उसको मुस्तरद कर दिया है शेख रशीद साहब ने और कहा कि कौमी मुफाहमत की बात हो सकती है लेकिन कौमी हुकूमत का नतीजा कुछ और ही निकलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त आएगा कि अपोजिशन को हुकूमत से बात करना ही पड़ेगी। क्या गुफ्तगू की, सुनिए। कौमी मुफाहमत और बात है और कौमी हुकूमत और बात है। कौमी हुकूमत जो है वो ख्वाब देखने की बात है जिसकी ताबीर इंशाअल्लाह उल्टी निकलेगी। कौमी मुफाहमत के लिए हम तैयार हैं। क्या कह रहे हैं? एक तरफ कह रहा है एक बंदा जो उनका सदर है कि कौमी हुकूमत बनानी है। कौमी हुकूमत के लिए ना इनका कोई बात है, ना इनका सर है, ना पाँव है बातों का। दूसरी कह रही है कि नहीं, हुकूमत से बातचीत नहीं करनी। हम बारहा इस पर सवाल भी करते हैं नून लीग से, और बात भी होती है कि नून लीग की जो पॉलिसी है, नैरेटिव और बयानिया है, उसमें कन्फ्यूजन नजर आती है। और आए रोज़ अब हम देख रहे हैं कि उनकी आला क़यादत के बयानात से उसे मज़ीद ज़्यादा कन्फ्यूज बना दिया जाता है उनकी पॉलिसी को। जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत की बात की तो मरियम नवाज़ ने कहा कि कौमी हुकूमत नहीं, कौमी मुफाहमत पर बात हो सकती है और इस हुकूमत से बात नहीं हो सकती। मुफाहमत तो जो इस मुल्क का हाल इस हुकूमत ने कर दिया है और अवाम दुश्मनी की जो मिसाल इन्होंने कायम की है, उसमें मुफाहमत का तो कहीं मुझे नहीं लगता कि इनके साथ बात भी करनी चाहिए। मुफाहमत तो बहुत दूर की बात है। हम बयानात का एक ऐसा पैटर्न देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने उस दिन कराची में कहा कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और हुकूमत को गिरा देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कराची ही में अगले दिन मीडिया से बात करते हुए कहा कि ना मुज़ाहमत ना मुफाहमत, सिर्फ 2023 के लिए इलेक्शन शफाफ चाहते हैं। और इसका बहुत से लोगों ने तर्जुमा ये किया कि शायद उन्होंने 2023 तक PTI की हुकूमत को क्लीन चिट दे दी है, जो कि मुनाफी है उस बात के जो PDM कर रही है। तो इसी सारे मामलात के ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे बढ़कर एक और भी मामला है इलेक्शन रिफॉर्म्स का, EVM मशीन का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का। और हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया है कि जो भी हो अगले इंतखाबात EVM के जरिए ही होंगे। हमारे साथ हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओन अब्बास साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब और पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सस्सी पलेजो साहिबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का। मैं आगाज निहाल हाशमी साहब आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि हमें बार बार आप लोगों को बुला के नून लीग को उनसे पूछना पड़ता है और सवाल हमें सिमिलर सा ही मिलता है नैरेटिव और बयानिया के हवाले से। लेकिन इस वक्त आप लोग की जमात क्या चाह रही है? PDM के जरिए लॉन्ग मार्च से इस्लामाबाद आके हुकूमत गिराना चाह रहे हैं, या फिर कौमी हुकूमत जिसकी शहबाज साहब ने बात की? बेशक आपकी पार्टी ने कहा कि उनका जाती ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शेख रशीद साहब के उस पर आपने बयान सुनाया, शेख रशीद साहब काश अपने दाखिला पॉलिसी पे बात करते कि मुल्क के दाखिली हालात क्या हैं, क्या उन्होंने प्रोग्रेस किया। इतनी सारी चोरी, डाके, मिसिंग पर्सन, सहाफ़ियों पे तशद्दुद, कोई फुटेज नहीं मिल रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है, उस पर बात उन्होंने नहीं किया और उन्होंने बात किसी और सिमत में जाके करे। तो बात यह है कि सुनने में उनके शायद, और वो एक हमेशा जोक करते हैं, नॉन सीरियस आदमी है वो,
शहबाज शरीफ साहब ने कभी भी नहीं कहा कि आप इमरान खान के साथ हम कोई कौमी हुकूमत बना रहे हैं। उन्होंने कौमी मुफाहमत की बात की और तमाम जो भी पाकिस्तान में जमहूर दोस्त लोग हैं जो चाहते हैं कि मुल्क में पायदार अमन हो, खुशहाली आए, महंगाई का खात्मा हो, वो सब चाहेंगे कि पाकिस्तान में कौमी मुफाहमत हो, सब तबके के साथ मिलकर के आगे। और यही बात उन्होंने अपने पहली स्पीच में कौमी असम्बली में की थी जब उन्होंने ऑफर किया था इमरान खान को कि आए मिलके पाकिस्तान को लेके आगे चलते हैं, मिसाक़े मईशत करते हैं, और इस तरह की गुफ्तगू की थी। और हमारी पार्टी का बयान है बिल्कुल क्लियर है, दो टोक है और एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बयान है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वही बयान है, शहबाज साहब का वही हमारा बयान है। हाँ, हमारे राय होते हैं, हम अपने स्टेटमेंट्स या तकारीर और तहरीर में इस तरह की बात करते हैं। जहाँ तक रह गया लॉन्ग मार्च की बात, तो पीडीएम की जो स्टीयरिंग कमेटी है, उनके जो सरबराहान हैं, कोई एक पार्टी नहीं है, सब मिलकर मुश्तरका फैसला करेंगे। और बात हुकूमत को नहीं, बात घर भेजने की बात नहीं, बात ये अवाम को रिलीफ देने की, मीडिया की आज़ादी की, रूल ऑफ लॉ की, पार्लियामेंट की बालादस्ती की, ऑर्डिनेंस कल्चर के खात्मे कौमी हुकूमत के मामले पे शशि पलेजो साहिबा का कमेंट लेना चाह रही हूँ। शशि साहिबा, निहाल साहब तो कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक मुफाहमत की बात कर रहे थे, जो कि आमतौर पे उनकी तरफ से हम देखते भी हैं, कोई इतनी सीरियस कौमी हुकूमत की उन्होंने तजवीज़ नहीं दी। लेकिन आप इसको कैसे देखती हैं? और क्योंकि इसलिए अहम है ये सवाल क्योंकि अपोजिशन का आप लोग भी जब पीडीएम के साथ शामिल थे तो आप लोगों का जो बयानिया था वो इसी कॉन्टेक्स्ट में था कि ये हुकूमत काबिल कबूल नहीं है, इंतखाबात ठीक नहीं हुए। बहुत शुक्रिया अफसा, ये बड़ा अहम सवाल है और हमारी बात शुरू से वाज़ेह है और हमारा जो नैरेटिव है वो भी आपने देखा कि इसी को पीडीएम लेकर चली थी। हमने होस्ट किया था, हम ही उसके जो है मोहदार थे, शुरू करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग नून में कुछ हमारे साथी भाई दोस्त जल्दबाजी में या शायद उनका हमारा होना पसंद नहीं था। बहरहाल कौमी हुकूमत की हमने बात नहीं की, हमने कहा कि नए इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन बहरहाल शुरू में जो हमने कहा कि इन पे वैसाखियों पे सही कुछ जो सीट पर अक्सरियत है अददी लिहाज से तो ठीक है चले, लेकिन उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीआई ने कोई रिलीफ नहीं दिया, उल्टा जो 3 सालों में उन्होंने महंगाई से लेकर कोई भी चीज देख लें आप, वो बड़ी ही बुरी तरह उन्होंने चलाई है। अब जो है हम समझते हैं कि लोग खुद जो है वो चाहते हैं कि आरटीआई का और दूसरे मामला हुए तो एक क्वेश्चन मार्क तो हुआ ना। फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी उन्होंने कहा हम पसंदीदा की मानी चाहिए और दूसरे बहुत सारे मामला ऐसे। तो हम पार्लियामेंट को तो अहमियत शुरू के दिन से देते हैं क्योंकि हम जमहूरी और एक आईनी तरह से उसी के पाबंद हैं। पीपल्स पार्टी ने इसकी कुर्बानियां भी दी हैं। हम समझ अभी भी आई एम सॉरी बट आई हैव टू से इट कि अभी भी जो पीडीएम का जो कराची में जलसा हुआ उसमें वफाक से ज्यादा तो उन्होंने हम पर तनकीद की। तो अपोजिशन तगड़ी होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में, जिसको हम बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब के पीछे उनकी स्ट्रेंथ बने हुए हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये चूंकि चुनाव के बीच में अजीब सी बातें आ जाती हैं तो नून लीग को अपना नैरेटिव वाज़ेह रखना चाहिए। अभी बहुत सारी पीटीआई की कमजोरियां हैं और जिसमें हम कोई भी गैर आईनी गैर जमहूरी नहीं, लेकिन ये हम बिल्कुल मुतालबा कर सकते हैं और इस तरह ये होता भी रहता है। ये इसका आइन में भी है कि ये हुकूमत जो है क्योंकि इसका फेल्यूर का जो है वो ज्यादा है और नाकामियों का सिलसिला ज्यादा है, तो नई इलेक्शन की डिमांड हम बिल्कुल करते हैं लेकिन जमहूरी तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाना जी। ऑन साहब, आपको और आपकी जमात को कैसा लग रहा है कि ये ऑपोजिशन जो हुकूमत गिराना चाह रही थी और कह रही थी कि अपना वक्त पूरा नहीं कर सकेंगे, अब वो या तो कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं या फिर पार्टी सदर नून लीग के ये बयान दे रहे हैं कि अब हमारा मकसद अगले इंतखाबात सिर्फ शफाफ हों, बाकी सब कुछ ठीक है, आपकी हुकूमत चलती रहे पीटीआई की। बीबी, आप खुद अपने आप से पूछ लीजिए कि पीडीएम कितनी एक सियासी तौर पे सीरियस है वैसे मामला में। आप ये देखेंगे जिस दिन ये जलसा हुआ था, मरीम नवाज शरीफ साहिबा उस दिन जलसे में तशरीफ नहीं लाई। शहबाज शरीफ साहब ने रात को जलसे में जो कुछ कहा कौमी हुकूमत के हवाले से, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कौमी हुकूमत नहीं कौमी मफाहमत, न मजामत न मफाहमत बल्कि कौमी मफाहमत के हवाले से बात कर दी। सो एक कंफ्यूज किस्म का नैरेटिव बिल्ड। इस्तीफे की बात इस दफा पीडीएम ने जलसे में कोई नहीं की। लॉन्ग मार्च के हवाले से बड़ा कंफ्यूज सा ऑपरेटिव इनका बनता जा रहा था। लेकिन जो चीज समझ आ रही है मुझे, मेरे जैसे एक नाकस से सियासी बसीरत रखने वाले को, ये गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रैटेजी बड़े जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब एक बड़ा सॉफ्ट इमेज क्रिएट कर रहे हैं कि जी मैं बहुत बेहतरीन कैंडिडेट हूं अपनी पार्टी में, इनका आपस में चल रहा है और मैं आगे लीड करके जा सकता हूं बगैर किसी मजामत के और मफामती फार्मूले पे। उसी जगह पे उनकी जो भाई और उनकी बेटी का जो नैरेटिव बड़ा सख्त किस्म का है पड़ा।
आप थोड़ा सा नोट कीजिए कि मरियम बीबी जब कश्मीर के इलेक्शन में गई थी तो हमने उस वक्त भी कहा था कि आप रियासत और हुकूमत को अलहदा नजर से देखिए। उन्होंने अफगान एम्बेसडर की बेटी के हवाले से जो स्टेटमेंट दी थी, जल्दबाजी करके एक गलत किया। उनके वालिद ने हमदुल्ला मोहिब से मुलाकात करके इनकार कर दिया कि हमें पता नहीं था कि उसने पाकिस्तान के बारे में क्या स्टेटमेंट है। एग्जैक्टली यही काम ये बेटी और वालिद और बेटी कर रहे हैं कि आप ये देखें, इन्होंने ट्रेंड चलाया, कल या परसों मैंने ट्रेंड देखा था कि हम हैं खामखा इसमें। ये नवाज शरीफ साहब को आपको सॉन्ग याद है? उन्होंने कहा था ये वतन हमारा है, हम है पासबां इसके, तो उन्होंने कहा ये वतन हम तुम्हारा है, हम है खामखा इसमें। इस ट्रेंड में जो 70,000 ट्वीट्स हुए हैं उसमें मेजॉरिटी 90% अकाउंट्स ऐसे जो मरियम बीबी जिनको फॉलो कर रही है, और ये ट्रेंड चलाया गया है आपकी फौज और जर्नैलों के खिलाफ। एक मिनट साहब, इसके ऊपर एक और ही तरफ बहस चली जाएगी। अगर मैं चाहूंगी आप कौमी हुकूमत के मामले के ऊपर रखते। लेट मी क्लियर इट अप। असल इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि इनको नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो इतनी एब्रप्ट होती जा रही है, इतनी सेंसिटिव होती जा रही है कि अगर वहां पे हालात बिगड़ते हैं और उस हालात के बिगड़ने में पाकिस्तान में कोई हालात खराब होते हैं तो हमें इस टाइम पे फौज को और पाकिस्तानी हुकूमत को प्रेशर में डालना चाहिए। अल्लाह न करे मामला बिगड़े तो हमें इनके साथ इस वक्त लेन देन करना चाहिए। वो जो कमजोर आदमी की निशानी होती है ना, जो आपको वल्नरेबल पोजीशन पे देख के, कमजोर में देख के आपके साथ बार्गेनिंग करता है, इनका माइंडसेट एग्जैक्टली उसी साइड पे जा। ये ऑन साहब, ये आपके को बावसूख इत्तलात है या आपका अंदाजा है इन लोगों का अंदाज देखकर? अब आप ये ट्रेंड जो चल रहा है इसका मतलब क्या हो सकता है? नंबर वन, मैं एक परसों टॉक शो देख रहा था, तो टॉक शो में जो एंकर थे वो गुफ्तगू करते उन्होंने कहा जी वैसे तो इमरान खान साहब की हुकूमत बड़ी मजबूत है, अगर अफगानिस्तान में हालात खराब हुए और उसकी वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी आए तो शायद इमरान खान साहब के हालात जो है ना वो बिगड़ जाए। ये माइंडसेट जो है ये प्रिवेल कर रही है, नून लीग इस पे सोच रही है कि अगर आने वाले दिनों में यहाँ पे हालात खराब हुए तो नून लीग उसका बेनिफिट लेने के लिए मेंटली तौर पे तैयार हो रही है। ये गुड कॉप बैड कॉप अवाम को बड़ा अच्छा समझ लग रहा है कि शहबाज शरीफ क्या चाह रहे हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या चाह रही है। यही बात निहाल साहब की तरफ लेके जाती हूँ। अच्छा निहाल साहब, अगर सुन पा रहे हैं निहाल साहब मुझे, तो सवाल यही है निहाल साहब कि क्या आप लोग गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, जैसा ऑन साहब कह रहे हैं? क्योंकि पार्टी सदर जब कोई बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब, तो कम से कम हम मीडिया या ऑब्जर्वर या आपकी पार्टी के जो लोग भी होंगे वो उसको ऐसे ही देखते होंगे कि वो पार्टी को इसी तरीके से आगे लेकर चलेंगे। वो कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं और आपकी पार्टी औरंगजेब साहब आके कह रही है कि इनका जाती ख्याल है। तो जाती ख्याल कैसे हो सकता है पार्टी सदर का एक सियासी मामले के ऊपर? देखिए, ये गुड कॉप बैड कॉप ये अमेरिका की फिल्मों में तो चलता है, अमली जिंदगी में नहीं चलता। अभी मेरे भाई ने खामोखा वाली बात जिस तनाज़ुर में वो बहुत सीरियस तनाज़ुर है कि बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना और हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बर्र-ए-सगीर के प्लॉट किसको दिया जा रहा है? सरकारी अफसरान को, और एक प्लॉट नहीं 2-2 प्लॉट दिया जा रहा है। तो क्या हम गरीब की तर्जुमानी ना करें? जिसको एक रोटी नहीं मिल रहा और किसी को 2-2 बड़े प्लॉट मिल रहे हैं, और वो भी सस्त निरखे पे, उनको डबल नौकरियां मिल रही हैं, उनको गाड़ियां मिल रही हैं, उनको बड़ी मरात, और आदमी को यहाँ रोटी नान शबीना मुयस्सर नहीं है। कोई गुड प्लॉट बैड प्लॉट नहीं है। पाकिस्तान के बेस्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि हम सबका पाकिस्तान है, हम साथ बैठे और हम ये तय करें कि हमने कैसे आगे बढ़ना है पाकिस्तान को लेके। आज के दौर में पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी हालात अच्छे कैसे हों, बेरोजगारी का खात्मा कैसे हो, हम आपस में उलझने के बजाय सुलझ के बैठे, हम एक टारगेट बनाए। जिस तरह से मोहतरमा के साथ मियाँ साहब ने एक मिसाक के जमहूरियत किया था, आज वक्त इस बात का तकाजा करता है कि तमाम इकाई के लोग आके बैठ करके ये बात करें कि अगले 2025 में पाकिस्तान को कहाँ होना चाहिए, 2030 में, 35 में, 40 में, इसी सदी में हमारे आजादी हो। लेकिन शहबाज साहब का जो बयान है जिसके ऊपर आपकी जमात ने कहा है कि उनकी जाती ख्याल है, तो आइंदा जब वो कोई बात करें तो हम उनका जाती ख्याल समझें उसको? नहीं, देखिए जाती ख्याल तो हर का होता है, आपका भी एक जाती ख्याल होता है, एज ए एंकर आपका एक दूसरा अपना है, एक आप दूसरे लेकिन वो प्रोग्राम में नहीं आता सर एक हद तक। नहीं, देखिए जो उन्होंने जलसे में तकरीर की वो पार्टी की बयानिया था, वो पार्टी के हवाले से बात कर रहे थे। बाद में अगर कोई उनके साथ कोई बात कर रहा है, और वो हर आदमी, आप भी चाहेंगे कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा हो, बेहतर हो, इसकी नेक नामी हो, हमें बहुत कुछ आगे करना है, आगे जाना है, तो अपना जाती राय तो आप दे सकते हैं।
मगर जो ऑफिशियल राय है वो एक ही आती है, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, जो मियां नवाज शरीफ साहब बात करते हैं वही बात हम सब करते हैं और वही हमारी फाइनल लाइन होती है। एक ब्रेक, ठीक है जी, एक ब्रेक है। जब वापस आएंगे तो अब हुकूमत ने कह दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही आइंदा इंतखाबात में इस्तेमाल होगी, जिसके ऊपर ऑपोजिशन राजी नहीं है। इसी पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब बात करेंगे EVM और इंतखाबी इस्लाहात का जो मामला है, जिसके हवाले से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वज़ीर कानून और बाबर आवान और शहबाज गिल ने ये बात वाज़े अल्फाज में कही कि आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत ही होंगे और इसके ऊपर अपोजिशन को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम अपोजिशन का मौक़िफ़ भी जान लेते हैं और हुकूमत का भी। ससी पलीजो साहिबा, अब हुकूमत ये वाज़े तौर पर कह चुकी है, अब वो ऑफ़र भी लगता है कि अब नहीं रही जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिक्वेस्ट की थी आप लोगों को पार्लियामेंट में आके कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर हमारे साथ मिल बैठे हैं, तो अब आप लोग क्या करेंगे? हुकूमत तो ये करने जा रही है। अब सर देखते हैं, ये वन साइडेड चीजें नहीं होती, ये राइट ही नहीं है हुकूमत को कि उसको इम्प्लीमेंट भी वो कर सके। ये पार्लियामेंट का होता है काम और सारे स्टेक होल्डर्स, क्योंकि ये अहम चीज है और ये चीज इस वक्त हमारे मुल्क में इसको राइज करना, इसमें बड़े ही खदशात हैं, पेचीदगियां हैं, ओवरसीज वोटिंग हो या EVMs के हवाले से, EI वोटिंग दोनों ही। उसमें देखिए 2017 वाला भी जब ये एक्ट आया तो उसमें सारी पार्टी सर जोड़कर बैठी, PPP, PTI, PPMLN, उसमें भी काफी सारी चीजें हुई, काफी सारी रह भी गई। अब RTI के बाद अब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आ गए। अब उसमें आप देखिए कि बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट में खवातीन जो हैं वो जाती हैं तो बायोमेट्रिक वगैरह उसमें कितनी मुश्किल होती है, एक दफा अंगूठा लगता ही नहीं है, 10-10 दफा कोशिश करनी होती है उनको। इस जो ये वोट डालने वाला जो प्रोसेस है उसमें ही प्री पोल, पोलिंग डे, पोस्ट पोलिंग में उसकी धांधली के कितने सारे मामला होते हैं, हम खुद उसमें से गुजर चुके हैं, हमारी इलेक्शन चुराई गई है। तो उसमें जो मैं खुद अपनी जाती मिसाल भी देती हूँ, डायरेक्ट इलेक्शन पे मैं जीती भी हूँ और 200 से मुझे अचानक जो है दूसरे दिन वो कह दिया गया। तो उसमें ये मामला अगर मशीन होगी उसमें तो आपके 10-20 से ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है और उसको मैन्युअली भी आप चलाएंगे और उसको जो है पोलिंग डे पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, प्री पोल कैसे। लेकिन ससी साहिबा, आप लोगों को हुकूमत की तरफ से इतनी दफा कहा गया कि आप लोग कम अज कम उसको देख तो लें, तो ये क्या वजह है कि आप लोगों ने अब सा उसमें ये मैं नहीं कर रही कि कोई उस पर पार्लियामेंट में जो है बिल्कुल, और पार्लियामेंट से बाहर भी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज है जो पाकिस्तानी आइन के फ्रेमवर्क में रहते वो करती है शासक, बिल्कुल उसमें होनी चाहिए। लेकिन ये फिजिबल और पॉसिबल नहीं है इस वक्त। जी, जी, जी। बहुत सारे धांधली के खदशात है, देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए। अब जो आने वाले इलेक्शन है हम चाहते हैं ट्रांसपेरेंट हो और पार्लियामेंट को मौका देना चाहिए, बिल्कुल जो प्रोसेस है आपके रूल्स और प्रोसीजर के मुताबिक, आइन के मुताबिक, उसमें जो इस सारी चीजों में फिर 2/3 मेजोरिटी भी की बुनियादी तब्दीली जो है उससे आप पर्दे वाहिद नहीं कर सकते, जी सबको बैठना पड़ता। ऑन साहब, EVMs के ऊपर हमारी आपसे कई दफा बात हो चुकी है, इसके अलावा आई वोटिंग के बारे में भी बात हो चुकी है, आप लोग बड़ा स्ट्रांगली इसके हवाले से आर्ग्यू करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि ऑपोजिशन जब इस मामले के ऊपर अभी तक बात करने को भी तैयार नहीं है? 2 अहम शख्सियात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं हुकूमत की तरफ से कि हम तो हर हाल में ये लेके आएंगे और ये बिल भी पास करा लेंगे, हमें कोई फिक्र नहीं। तो मुतनाज़े इंतखाबात का मामला है तो फिर तो आप बिल पास करवा भी लें, इसके तहत अगर इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन तो मुतनाज़ ही रहेगा। देखिए, अब सभी मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 दफा ये बात कह चुका हूं कि इलेक्शन 2023 के हवाले से ऑपोजिशन मेंटली तौर पे तैयार हो चुकी है कि उसको फ्रॉडुलेंट इलेक्शन का नाम दे चुके हैं और इसकी वजूहत उसमें से एक ये भी होगी, उनको पता लग गया 2023 के इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। मैं आपको भी क्लियर कर सकूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें फ्रॉड का एलिमेंट तो है कोई नहीं, क्योंकि इंटरनेट बेस्ड नहीं है, स्टैंड अलोन मशीन है और सिंपल जैसे आप बैलेट पेपर लगाते हैं इस पे बटन दबाना और ट्रेसेबल बैलेट काउंट हो जाने बात खत्म हो जानी है। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया के कम से कम 22 ममालिक ऐसे हैं आप सभी भी जहां पे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है और मैं उनके नाम भी बार बार आ चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा, ब्राजील, बेल्जियम, मलेशिया, लिथुआनिया। सो इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो कि इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, सेमी या पूरे अपने जो इलेक्शंस हैं वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इशू ऑपोजिशन का क्या है कि ऑपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखे बगैर रिजेक्ट कर दिया है। उसकी एक सिंपल लॉजिक है, अगर आज आप मेरे दोनों ऑनरेबल कुलीग से पूछ लें कि चले जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो आपको पसंद नहीं, क्या ओवरसीज पाकिस्तानीज पे एग्री है, तो वो कहेंगे नहीं, उस पे भी एग्री नहीं। सो पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है,
पॉइंट ये कि किसी भी किस्म का सिस्टम जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का चांस हो, उस पे ऑपोजिशन आप पे एतराज करे ही करेगी। मैं ये 12 कह चुका हूं कि ऑपोजिशन के 99% दोस्तों ने अभी तक ईवीएम मशीन को असेंबली में, सेनेट में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखना ही पसंद नहीं किया। यानी कि जो चीज मैंने देखी मैं उस पर पूरा मुबस्सिर बन जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम ये बार बार कह रहे हैं कि 1970 के इलेक्शन को छोड़ने, उसके बाद हर इलेक्शन पे हर किसी ने एतराज किया है। फॉर गॉड सेक हमारे साथ बैठ के कोई ऐसा, अगर ये पसंद नहीं आप दे दें, आप बताइए आपके पास क्या तजवीज है? कोई तजवीज नहीं है। वो चाहते हैं वही घसा पिटा निजाम हो जिस पे इलेक्शन होने के बाद। निहाल साहब से अगर आप जी, ये मैं जरूर पूछती हूँ निहाल हाशमी साहब, ये बात 12 जी आप कर लें मुकम्मल जी, आप पूछिए। जो मैं ना जो सिचुएशन है ना कि जो जीतने वाला भंगड़ा डाले और हारने वाले का फ्रॉड, ये सिचुएशन को खत्म करने के लिए बेहतरीन मौका है कि आए इस कौम के लिए एक अच्छा सिस्टम के लिए मिल बैठ के काम करते हैं। लेकिन वो जो मैं ना मानू की सिचुएशन है, ठीक है, मैं ये आपका पॉइंट लेके जाती हूँ। मैं इस वक्त में मैं चाहूंगी उनका रिस्पांस भी आ जाए। निहाल साहब, अब तो शहबाज शरीफ साहब का ताज़ा तरीन बयान मौजूद है कि हमें सिर्फ अगले इंतखाबात जो हैं वो शफाफ चाहिए। आप लोग किसी सूरत भी इसके ऊपर बात करने को क्यों तैयार नहीं है? क्या घबराए हुए हैं आप लोग अगले इंतखाबात से? जी देखिए, घबराई हुई तो हुकूमत है। मैं चंद बहुत छोटी सी बात आपके खिदमत में अर्ज करूंगा। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस रजा मोहम्मद खान, उन्होंने रात 2 बजे कहा कि मुझे समझ में नहीं आया कि आरटीएस में किया हुआ, तो दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता। आरटीएस के साथ जो हुआ और ये जो ईवीएम किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन विक्टिमाइजेशन मशीन है। मेरे भाई ने ओन साहब ने कहा 22 मुल्कों ने किया है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में 222 मुल्क है, 200 मुल्कों ने आपको अडॉप्ट नहीं किया है। और फिर आप बताएं, जिस मुल्क में हमने सरप्लस बिजली छोड़ा था, आज वहां लोड शेडिंग हो रही है। पता चला इलेक्शन के दिन 8 घंटे इन्होंने लोड शेडिंग कर दिया और सारे रिजल्ट अपने मर्जी के चला दिए। जिस तो आप बताएं हर गांव में एक बिजली से नहीं चलती, 1 मिनट बिजली फिर भी जरूरत है, बिजली फिर भी उसको चार्ज करने के लिए जरूरत है। हम अच्छा, फिर जिस मुल्क में धुंध आ जाए तो 10 प्रिजाइडिंग ऑफिसर नजर ना आए धुंध में 12-12 घंटे तक, तो उस मुल्क में ये छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, जो विक्टिमाइजेशन के लिए बनाई गई, इसकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। सबसे बढ़ करके क्या आज गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इशू ईवीएम है कि महंगाई है? ईवीएम है कि खारजा पॉलिसी है? ईवीएम है कि मईशत है? ईवीएम है कि बेरोजगारी है? ईवीएम है कि डॉलर को नीचे आना है? ईवीएम है कि इलेक्ट्रिसिटी है? ईवीएम है कि पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल को? ये एक सारे लोग एक बात पे मुसर है कि ईवीएम। देखिए, इससे पहले भी लेकिन आप सब जमातों का, तो मुझे एक ब्रेक लेनी है निहाल साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी। जब वापस आएंगे तो मैं आपसे भी ये पूछूंगी कि आप सब जमातों का भी तो एक मेन कंसर्न है, अभी धांधली होती है, फिर हम पाकिस्तानी अवाम हो या हम हो, हम अगले 5 साल सुनते रहते हैं धांधली हुई है, तो क्यों आप लोग इस्लाहात सभी के सब नहीं चाहते? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर। मैं चाहूँगी कि पहले मैं अपोजिशन से कोई कमेंट्स ले लेती हूँ, आखिर में फिर साहब आपको कमेंट करने का मौका दूंगी। ससी साहिबा, ये बात बारहा पीटीआई की तरफ से की जाती है कि आप जो अपोजिशन की जमातें हैं, आप लोग बाकी सब चीज़ों के अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट से भी बहुत खौफजदा होते हैं। तो क्या एक ये भी वजह है कि आप लोग इस्लाहात और ईवीएम को एक बहाना बना रहे हैं इस पर बात ना करने की? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तरीक़ेकार जो है उसकी पेचीदगियाँ हैं। जो ई वोटिंग, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सन भी रही हूँ और इलेक्शन कमीशन ये सारा डोमेन जो था या ये हम उसको डिस्कस करते थे, बल्कि वोटर रजिस्ट्रेशन खवातीन के वोट पर भी हमने बड़ा ही हमारी कमेटी ने काम किया, जिसमें वलीद इकबाल साहब, फारूक नाइक साहब, परवेज रशीद साहब सारे होते थे, मुसद्दिक मलिक साहब। आरटीएस ने भी पहली रिपोर्ट भी हमने दी थी। अब बात यह है कि ओवरसीज के हवाले से जो पायलट प्रोजेक्ट था वो एक तो बहुत एक्सपेंसिव था और उस पर वो हेड करने की कोशिश की गई, जो हो गया। वो वियतनाम से किसी ने बैठकर किया, यानी वो फुल प्रूफ नहीं है, वो नहीं है। और उसमें कई पाकिस्तान के इलेक्ट्रल सिस्टम पे कोई इस तरह हमला अगर हो जाए और इस हवाले से जो है फिर सवालात, वैसे ही मुल्क के अंदर जो सिस्टम रहा है इलेक्ट्रल, उसमें कई सारे क्वेश्चन मार्क है, उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। तो अब आई वोटिंग के हवाले से बताए ना, और क्या तरीक़ेकार हो सकता है? ओवरसीज हमारा अहम हिस्सा है, बिल्कुल बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मोहतरमा साहिबा हो और भुट्टो साहब हो, हम सब उनका एहतराम करते हैं, बिलावल साहब। लेकिन ये जो आई वोटिंग के हवाले से खुद जो इलेक्शन कमीशन के
तहफुजात हमने 12 उनसे ब्रीफिंग ली है और पीटीआई को भी पता है, उनके सारे मेंबर्स वलीद इकबाल साहब सारे बैठते थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें कहा रिपोर्ट दे, हमने दे दी और हम समझते हैं उसमें बड़ी पेशी। मैं स्पेसिफिकली इसी पॉइंट पे निहाल साहब आपकी तरफ भी, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से? देखिए, एक छोटी सी बात आपसे कहता चलूं, जब पाकिस्तान बन रहा था तो हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने वोट के जरिए पाकिस्तान को बनाया था। तो कैसे बन गया? क्योंकि उस वक्त वोट का जो इलेक्शन करवा रहे थे उनकी इंटेंशन क्लियर थी, दो राय नहीं थी उसमें। तो आज भी अगर वही इंटेंशन के साथ जो लोग वोट ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो उसको मैनेज करते हैं, उनकी अगर इंटेंशन और नीयत और इरादे और फराइज ठीक हो, तो अगर हमारे बुजुर्ग जो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, जो जहां पे इतनी मशीन नहीं थी, गांव देहात पे लोगों ने एक बात पे वोट दिया था पाकिस्तान के लिए, तो आज भी पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नई इंटेंशन के साथ उसी वोट से हो। और सबसे बढ़ के ये इतनी वोट मशीन कर रहे हैं, इनको बताइए उसी इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस है, पहले फॉरेन फंडिंग केस को तो निपटा लें, वो हमें बताएं। मैं आखिरी कमेंट ऑन साहब का, और फॉरेन फंडिंग केस मुंह चिढ़ा रहा है पाकिस्तानी कौम का। आपने कैटेगोरिकली जवाब लेके नहीं दिया निहाल साहब, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप सीधा जवाब देंगे इसका। नहीं, जो शहबाज साहब का राय है वही राय हमारी है कि जो राय आपकी भी है, ठीक है। हाँ। ठीक है, मैं अगले शो में आपसे पूछूंगी कि शहबाज साहब की दीगर राय से भी आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं। ऑन साहब, आखिरी कमेंट आपका। अब आप लोगों की तरफ से क्या ये बात हुकूमत की तरफ से तय है कि ऑपोजिशन से किसी किस्म का राब्ता नहीं किया जाएगा इस सिलसिले में? देखें, ये जो टॉक शोज है ना, पिछले कुछ 6 महीने से मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे कर रहा हूं, तो अभी तक गुफ्तगू जो मेरे दोनों ऑनरेबल कुलीग्स ने की यहीं पे ही रही है। सो इससे आगे कम से कम ये नहीं बढ़ने लगा। देखिए, आप सभी भी आप सिर्फ पास्ट ट्रेंड देख लें। हमने इस वक्त जो आखिरी 2 इलेक्शंस हैं, जो कश्मीर का इलेक्शन और सियालकोट का इलेक्शन है, दोनों जीता है। तो उस हिसाब से तो हमें इलेक्शन निजाम सूट कर रहा है। मतलब अगर मेरे जैसा बंदा जिसने सेनेट में जाना हो, जिसके पास से 20,000 बन के पीटीआई से, क्योंकि मैं ऐसे सेनेटर बन गया, वरना नॉर्मली तो 10, 20, 30 करोड़ रुपए की सेनेटरी गेम है। सो एक गला सड़ा सिस्टम है जिसमें से लोग निकल के ऐवाने बाला और ऐवाना जहरी में जाते हैं। हमने कहा था कि सेनेट के इलेक्शन से पहले आप शो ऑफ हैंड कर दें, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। उसी सिस्टम में से पहले गिलानी साहब जीतते, सिस्टम को मनूवर करके, उसी सिस्टम में गिलानी साहब हार जाते हैं जब सिस्टम मनूवर हो जाता है। सो हमारा पॉइंट ये है कि इस सिस्टम को तब्दील करना तो लाजिम है, ये दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर आप इसी तरह सिस्टम को चलाते रहे, तो जैसे निहाल हाशमी साहब फरमा रहे थे, क्या मईशत इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारी इंपॉर्टेंट? हाशमी साहब यकीन जानिए, सबसे पहले इस सिस्टम में से जो लोग सेलेक्ट होके आएंगे, जो इलेक्शन लड़के आएंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 50 करोड़ लगा के, पहले फॉरेन फंडिंग इंपॉर्टेंट है, या 10 करोड़ लगा के एमएनए बनूंगा, तो मेरा पहला काम है मैंने पैसे वापस वसूल किस तरह करने हैं, मैंने कैसे कमीशन खाना है, मैंने कैसे करप्शन करनी है। ये कैसे हो सकता है मैं पैसे लगाऊं और पैसे वापसी कमाऊं ना? तो हम चाहते हैं ऐसा सिस्टम जिसमें से एक कॉमन हम्बल ग्राउंड का एक काम मीडियोकर लड़के जीत के आ सके, ताकि वो इस मुल्क पे इन्वेस्टमेंट करके ना आए, वो इस मुल्क के ऊपर कौम को अपनी तामीरी सोच दे, बल्कि पैसा कमाना एक जरिया जी ऑन साहब, लेकिन मेरे सवाल का हाँ या ना में अगर आप कहें कि अब आप लोगों की तरफ से राब्ता नहीं होगा ऑपोजिशन से? हमारा राब्ता यही है जो आपकी तरफ है जी। हम इस वक्त मीडिया के थ्रू से राब्ता कर लेते हैं और मीडिया की तरफ से वापसी जवाब आ जाता है, तो हमें समय लग चुका है जी। ठीक है जी, आजकल वैसे ही तरीका है। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर रौन अब्बास साहब, निहाल हाशमी साहब और सेनेटर ससी पलीजो साहिबा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये मामला ऐसा है कि जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद देखते हैं कि अब क्या रुख इख्तियार करता है इंतखाबी इस्लाहात का मामला। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।